नमस्कार प्यारे प्रशिक्षुओं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तहे दिल से शुक्रिया है सभी प्रशिक्षुओं का। आशा है कि आप सारे सेशन फॉलो कर रहे होंगे और जो भी मित्र हैं आपको उनको ज़रूर बताइए प्लेटफॉर्म के बारे में। ये आपके एसएसटी के क्लास चल रहे हैं। आपको पता है थर्ड सेमेस्टर के मैथ कंप्लीट हो गए हैं, साइंस कंप्लीट हो गए हैं। साइंस में 2-3 लेक्चर हैं, उसको हम लगा देंगे, ख़त्म हो जाएंगे। वो अभी बायो के कुछ पार्ट हैं। वैसे मैथ मतलब कि फिजिक्स और जो केमिस्ट्री उसको हमने कंप्लीट कर दिया थर्ड सेमेस्टर का। इसी तरह सेम फोर्थ सेमेस्टर के भी क्लास चल रहे हैं, आप उसे भी देखिएगा। समय मिलेगा तो जब भी पेपर दीजिएगा। और अगर आपके जो जूनियर हैं, जो फर्स्ट सेमेस्टर में बच्चे हैं, उनको भी जोड़िए जिससे कि वही मैथ क्लास का लाभ उठा सकें। और यूपीटेट की आगामी तैयारी करनी है बहुत बेहतरीन तरीके से, तो अभी भी समय निकाल कर या फिर जैसे डीएलएड हो जाता है वैसे यूपीटेट के लिए जुट जाइएगा। सारे क्लासेस हमने दे रखे हैं, सजा रखे हैं, कहीं भी जाने की, कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है आप सभी को। और सुपरटेट के जो क्लास सुबह आते हैं उसे ज़रूर फॉलो किया करिए। सभी प्रशिक्षकों को गुड आफ्टरनून भाई। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यह क्लास डेली 12 बजे आता है। बस कुछ ही है मात्र। बाबर के बारे में हमने जिक्र करा था। बाबर जो था वह मुगलिया साम्राज्य का संस्थापक रहता है। आपको पता है उन्होंने 4 लड़ाइयाँ लड़ी थी। पानी पिया, खाना खाया, घाघरा गया, चंदेरी गया, घाघरा खरीदा। हमने ठीक भी बताया था। 1526, 1527, 1528, 1529। 1526 में इब्राहिम लोदी खराता है। उसके बाद इब्राहिम लोदी को जो बुलाए थे राणा सांगा, उनका उसका साथ नहीं देते हैं बाबर का, तो बाबर को नाराज़गी प्रतीत होती है, प्रदर्शित करता है राणा सांगा के खिलाफ। फिर वह युद्ध का ऐलान कर देता है। राणा सांगा जैसे लड़ने आते हैं 1526 के बाद 1527 में राणा सांगा भी वहाँ पे पराजित होते हैं और राणा सांगा को जहर दे के मार दिया जाता है। वहीं पर राणा सांगा के साथ मादनी राय आ जाते हैं, तो मादनी राय के लिए फिर से यह झगड़ा लड़ाई फिर से ऐलान कर देता है, भाई आपको कूदने की क्या ज़रूरत थी, एक तो थे ही, इनको मारे ही हम, अब आप आ गए हैं तो इस बार आपकी। तो चंदेरी की लड़ाई, चंदावर नहीं भाई, चंदावर 1194, चंदावर नहीं, चंदेरी याद रखना, चंदेरी। चंदेरी की लड़ाई मादनी राय के साथ लड़ी गई थी। कब लड़ी गई थी? बाबर के साथ। बाबर मादनी राय 1526, 27, 28, 1528 में। अब 1528 में उनके साथ लड़ा गया। अब चंदेरी की लड़ाई भी बाबर जीत जाता है, लगातार जीतता है। फिर यही चंदेरी की लड़ाई थी जिसमें शेर शाह सूरी अभी बाबर के बेटे हुमायूं को मार के घड़ेड़ देगा। वही शेर शाह सूरी जिन्होंने शेर को मारने के बाद शेर खां की उपाधि दिया गया था उसके संरक्षक द्वारा, है ना, जिसका वह संरक्षक बना था। तो सारी चीज़ें हम जिक्र करेंगे। शेरशाह के बारे में कुछ चीज़ें बताएंगे, प्लस हुमायूं के बारे में जिक्र करेंगे। लास्ट तक बने रहिएगा, कहानी के माध्यम से सुनाएंगे आपको। न मज़ा आ जाए तो डिसलाइक ठोक कर जाएगा। वैसे डिसलाइक तो है नहीं, कितना भी ठोक लो वह दिखेगा नहीं। तो चलिए, अगर डिसलाइक ही ठोकना है तो 2 बार ठोकिएगा, लाइक ठोकना होगा तो 1 बार। आपसे उम्मीद है यही, ठीक है। और चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हुमायूं, देखिए सबसे पहली बात है, हुमायूं का जो शासन था 1530 से 1556 तक था। क्योंकि आपको पता है उस हुमायूं की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहा करता था। जब बाबर बहुत परेशान हो गया था कि हमारे बेटे को प्रभु बचा लीजिए, मतलब कि एक उसके बाबा थे, उनके पास वो जाया करता था, बोलता था हमारे बेटे को बचा लीजिए और हमारे बेटे की जगह हमारी जान ले लीजिए। तो इसका बेटा जैसे से सही होने लगता है उसकी तबीयत खराब होने लगती है। तो बाद में कहा जाता है कि सच में भगवान ने उसकी सुन ली थी, उसके बेटे को सही कर दिया और उसको मार डाला। तो इस तरह से अब बाबर के पास भी 4 पुत्र थे। बाबर के सबसे बड़ा बेटा था हुमायूं, उसके बाद कामरी, हिंदाल, अस्करी, ये चारों भाई थे। और बाबर जब मरते वक्त ये बोला था कि जब हम मर जाएं, उसका देहांत दिल्ली में हुआ था, आगरा में हुआ था। लेकिन बाद में उन्होंने अपने मर्जी से बोल रखा था हुमायूं से कि सारे के सारे जितने भी राजपाट हैं उसको चारों भाइयों को बांटने के बाद जो बचेगा आप लोगे। और शायद यही बाद में कारण हो जाता है हुमायूं को एक तरह से पराजित होने का। और हुमायूं के पास बहुत सारी चीज़ें, राजपाट जो होती हैं 4 भागों में बढ़ जाता है। हुमायूं एक ईमानदार और सच्चे दिल नेक इंसान था, लेकिन बाद में इसको हार का सामना करना पड़ जाता है शेरशाह सूरी से, और इसे लगभग 15 साल तक निर्वासन की ज़िंदगी सहनी पड़ती है। तो सारी बातें हम जिक्र करेंगे। बस ये सारी चीज़ें आप सुनते चलिए, लिखते चलिए। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। नसीरुद्दीन खां। नसीरुद्दीन पूछा जाता है हुमायूं का पूरा नाम क्या है? नसीरुद्दीन खां है, इस बात को याद रखना है, ठीक है भाई। नसीरुद्दीन खां 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में 23 वर्ष की अवस्था में यह सिंहासन पर बैठता है, गद्दी संभाल लेता है। अब यह गद्दी संभालता है, याद रखें गद्दी कितने साल पे संभालता है? 23 साल की एज में संभालता है। और बैठने से पहले हुमायूं बद्स खां का सूबेदार रहता था। बद्स खां एक जगह था, जो बद्स खां बाद में यह अपने कह लीजिए कि एक तरह से जो उसके जो चचेरा भाई था उसका नाम सुलेमान था, सुलेमान मिर्जा था, उसको यह हुमायूं एक तरह से कह लीजिए कि भेंट कर देता है, दे देता है, भाई आप इसको संभालो।
अब देखिए, इनके पिताजी के निर्देशानुसार जिस प्रकार से इनके पिताजी बोले थे हुमायूं से कि बेटा हमारे मरने के बाद आप क्या करोगे, अपने भाइयों की रक्षा करोगे, अपने भाइयों का देखभाल करोगे, अपने भाई में सारी चीज़ें बराबर बराबर बांटोगे। तो उसके पास 4 भाई थे, मतलब एक तरह से चचेरा भाई ले लें तो, इसको छोड़कर अस्करी, हिंदाल और कौन था, कौन थे भाई, हिंदाल था, अस्करी था और एक कौन था, कामरान था। अब इसके बाद हुमायूं को ले लें तो इसके सगे 4 भाई, मतलब हुमायूं को लेने के बाद 4 भाई हो गए, प्लस एक इसके चचेरा भाई था जिसका नाम था सुलेमान मिर्जा। अब ये क्या काम करता है, अपने कमरान भाई को काबुल वाला क्षेत्र और काबुल वाला क्षेत्र दे देता है। काबुल का पूरा का जो क्षेत्र रहता है वो किसको दे देता है, कामरान को दे देता है और कंधार मिर्जा भी कामरान को ही दे देता है, भाई ले लो, इस पर आप शासन करो। अब इसके बाद अस्करी बचता है, अस्करी को संभालने के लिए संभलापुर और मिर्जापुर वह दे देता, भाई आप इसको देखो। अब हिंदाल को अलवर वाला पूरा जो हरियाणा में पड़ता है, अलवर, मेवाड़ वगैरह राजस्थान में, उसका पूरा जागीर दे देता। भाई अपने तीनों भाई को ये सारी भेंटें कर दिया। कौन कौन सी, फिर से सुनिएगा, कामरान को काबुल वाला क्षेत्र, कंधार वाला क्षेत्र, मिर्जा वाला क्षेत्र, यह सारी चीज़ें उसको दे देता है। अब आता है अस्करी, अस्करी को क्या देता है, संभलपुर का, मिर्जापुर का और ये सारी, मतलब ये दोनों चीज़ किसको दे देता है, अस्करी को। अब आता है हिंदाल की बारी, हिंदाल को अलवर वाला क्षेत्र जो पड़ता है इस समय प्रेजेंट टाइम में कहाँ पर है, हरियाणा में है, और मेवाड़ वाला जो राजस्थान में पड़ता है, सारी जागीरें अपनी जो अपने पिताजी द्वारा, पिता के निर्देशानुसार कहा गया था, वह इस प्रकार से बांट देता है। अब यहाँ पर उसके एक चचेरे भाई रहते हैं जिसका नाम रहता है सुलेमान मिर्जा। क्या नाम होता है, सुलेमान मिर्जा, इसकी जिक्र करेंगे अभी। सुलेमान मिर्जा, यह आपका यूपी टेट, डीएलएड, 3rd सेमेस्टर सब जगह काम देगा, घबराने की बात नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे आप हो। सुलेमान मिर्जा इसका चचेरा भाई रहता है और इसको इन्होंने बद्स खां, जहाँ की पहले सूबेदार हुआ करता था, बद्स खां का सूबेदारी इसे दे देता है। अब इस प्रकार से अपने क्षेत्र को बांट चुका था अपने भाइयों में, और अपना जो जीवन थे इसके भाई क्षेत्र विस्तार पे, एक तरह से वह क्षेत्र विस्तार नहीं करना चाहते थे, आराम की जिंदगी जीने लगे। हुमायूं था थोड़ा सा अपने पिता के जैसा बहादुर था, यह अपना क्षेत्र विस्तार करना शुरू किया। 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दीनपना नामक नए नगर की स्थापना भी की। याद रखना, 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दीनपना नामक स्थान, नगर की स्थापना करता है। तो पूछा जाता है दीनपना नामक नगर जो है वो किसने बसाया था, ऑप्शन रहेगा हुमायूं, बाबर, अकबर, शाहजहां। तो आपको बताना होगा कितने बच्चे शाहजहां मारते हैं, लेकिन याद रखना है हुमायूं, बाबर का पुत्र हुमायूं। 1533 ईस्वी में इन्होंने दीनपना नामक जो नगर था उसकी स्थापना किया। इसके बाद इसकी 4 लड़ाइयाँ होती हैं, मस्त। देवरा की लड़ाई होती है, देवरा याद रखना, चौसा, देवरा और चौसा की लड़ाई। देवरा की लड़ाई एक बहुत ही ज़्यादा निर्णायक लड़ाई नहीं कहा जाएगा, है ना। सरहिंद को मच्छीवाड़ा का युद्ध करते हैं, मच्छीवाड़ा का युद्ध भी कहते हैं, और बिलग्राम को कन्नौज का युद्ध के नाम से भी जानते हैं, कन्नौज युद्ध के नाम से जाना जाता है। सुनिएगा, सबसे पहले लड़ाई वो देवरा का करता है 1531 ईस्वी में, किससे, शेरशाह से। अब शेरशाह का किला जो पूरा रहता है उसको घेर लेता है, और शेरशाह को मजबूरी में, मतलब कई महीने तक वह किले को घेर के बैठा रहता है। अब शेरशाह परेशान हो जाता है, कहता है शेरशाह से, वो बाहर खड़ा रहता है, भाई कब तक आप खाना पीना नहीं खत्म करोगे, कभी न कभी तो आपको अपने बाउंड्री के बाहर आना पड़ेगा अनाज लेने के लिए, 10 दिन का, 1 साल का, कब तक राशन जुटा के बैठे हो। इस तरह शेरशाह परेशान हो जाता है। शेरशाह बाहर आता है, काफ़ी समय बाद बाहर आता है, और इसके सैनिक सेंध लगाना शुरू कर दिए थे ज़मीन के अंदर से, और सबको मारना काटना भी शुरू कर दिए थे, क्योंकि आपको पता है मुगल की सेना कैसी थी, बहुत मार काट करने वाली थी, इज्जत लूटने वाली, औरतों को रेप और मतलब बहुत सारी से गंदी नज़र से बहुत सारी चीज़ें करने वाला। तो इस प्रकार से वो उस चीज़ को सहन नहीं कर पाया, बाद में बाहर निकलता है, हाथ जोड़ता है हुमायूं के सामने, कहता है भैया जो मांगो वो देंगे। तो हुमायूं पता बहुत सारे सोना जारा जो भी चीज़ा भेंट करता है, इसके बाद अपना एक पुत्र भी दे देता है हुमायूं को, कहता भाई ले जाओ इसको अपने संरक्षक में रखो, अपने संरक्षण में रखो, तो लेके चला जाता है। लेकिन इस तरह से वो कई बार एक तरह से करता है, उसे इरिटेट किया। अब क्या करता है, आता है चौसा की लड़ाई में। चौसा की लड़ाई फिर से हुमायूं जो है आता है लड़ने के लिए शेरशाह सूरी से। शेरशाह सूरी बौखलाया तो रहता ही है, कहता है अब आओ न ताओ, अब इनको बताते हैं। अब शेरशाह सूरी क्या करता है, 17 मई 1540 को, याद रखना 17 मई 1539, 1539 को एक लड़ाई, एक मिनट, 17 मई नहीं भाई, 25 जून, 17 मई को तो यह वाला हुआ था बिलग्राम का, 25 मई लिख लेना, 25 जून 1539 ईस्वी को कौन सी लड़ाई होती है, याद रखना है, चौसा की लड़ाई। चौसा की लड़ाई शेर खां और हुमायूं के बीच होता है, और यहाँ पर हुमायूं को हार का सामना करना पड़ता है। हुमायूं को सब उठा के फेंक देते हैं नदी में, और वहीं पे
एक मल्लाह होता है जिसे एक दिन का राजा, वह जब वापस आता है हुमायूं तो एक दिन का राजा बनाता है, एक दिन का राजा बनाता है। तो उसी समय वो चमड़े का सिक्का चलाता है एक दिन के लिए। याद रखना है, चमड़े का सिक्का किसके समय चला था? तो हुमायूं के समय चला था, है ना। एक तरह से चमड़े का रुपया कह लो, किसके समय चला था? तो हुमायूं के समय चलाया गया था। याद रखना है कब चलाया गया था? जब शेर खां इसे उठाकर नदी में फेंक देता है, भाई बहुत मतलब कि बांगड़ टाइप में था। जब नदी में फेंक दिया गया, ससुरा फिर बाहर आ गया। और 25 जून 1547 को फेंका जाता है, फिर से बाहर आता है, आओ नताओ, फिर से 1 साल बाद फिर चढ़ाई करता है। भैया तुमको पता है कि अब तुम शेरशाह बहुत बहादुर इंसान था भाई, अब उसके पिताजी के साथ भी लड़ाई किया था, सोचो। तो इस तरह से शेरशाह पदवी ग्रहण कर लेता है, पूरा का पूरा राजपाट ग्रहण कर लेता है। इस युद्ध में शेर खां जीत जाता है। अब शेर खां जीतता है विजयी हो ही जाता है। भैया विजयी होने के बाद क्या होगा? वही ने राजपाट पे बैठे, भाई तुम हार गए, तुम जाओ। लेकिन यह माना नहीं, फिर आया बिलग्राम की लड़ाई 1540। कब? अभी हमने बताया था 17 मई 1540, 17 मई 1540 ईस्वी को फिर आता है, आओ नताओ, हुमायूं चढ़ाई कर देता है। इस बार इतना मराता है इस ससुरा, इतना पटक पटक के मारता है शेरशाह कि 15 साल के लिए, 1-2 साल के लिए नहीं, 15 साल के लिए अलविदा, भारत छोड़ो, निर्वासन की जिंदगी जीनी पड़ती है। दर दर भटकते हैं, इतना मारा जाता है यार कि इनको बोल देता भाई जब तक हम रहेंगे तब तक अगर तुम दिख गए ना, फिर मारेंगे बल्ली बरोबर तुमको। इस बार मारेंगे ऐसा ना कि देश से नहीं दुनिया से चले जाओगे। इसके बाद यह बंदा निकल जाता है और अपनी ज़िंदगी इस तरह से व्यतीत करता है, घुमक्कड़ी ज़िंदगी, घूमता है इस तरह से, उसी में शादी ब्याह सब करता है। ध्यान सुनते रहो। अब इस समय क्या होता है, इसे क्या बोलते हैं? बिलग्राम की लड़ाई। लिख लेना, बिलग्राम की लड़ाई भी बोलते हैं इसे, बिलग्राम की लड़ाई या फिर कन्नौज की लड़ाई। तो दोनों तरीके से आप याद रखेंगे। वैसे बिलग्राम कन्नौज दोनों ही इसका नाम है, और इसका नाम है भाई चौसा की लड़ाई। देवरा की लड़ाई में कौन जीता था? याद रखना है, देवरा की लड़ाई में 1531 ईस्वी में हुआ था, जिसमें कि हुमायूं जीता था, है ना। याद रखेंगे भाई। अब भाई देखना, अब पूरा का पूरा दिल्ली, आगरा, यह सब का सब पर कब्जा कर लेता है शेरशाह सूरी। बाद में उसका शेर खां हो जाता है, बताएंगे कब होता है। अब शेरशाह सूरी पूरा का पूरा कब्जा कर लिया। अब पूरे का पूरे कब्जे कर वह पूरा राजपाट कर रहा था। अभी उसका जिक्र करेंगे कब वो मरता है। अब बिलग्राम का युद्ध होता है, उसको एक तरह हुमायूं जो होता है सिंध चला गया। सिंध क्या है? आज पाकिस्तान में है, जहां पर वह घुमक्कड़ी यानी 15 साल तक घुमक्कड़ का जीवन व्यतीत करता रहा, एक तरह से निर्वासित जीवन वो व्यतीत करता रहा। अब निर्वासित के समय ही हुमायूं ने हिंदाल के माध्यमिक, जो हिंदाल था उसका भाई था, उसके आध्यात्मिक टीचर थे, यानी कि उसके शिक्षक थे, गुरु थे, जिनका नाम था अकबर एक तरह से कह लीजिए उनका नाम क्या था भाई? सिया बाबा नाम था। एक तरह से उनका पूरा नाम था फारसबासी सिया बाबा दोस्त, है ना। इस तरह उनका नाम था पूरा का पूरा। एक तरह से उर्फ उनको क्या बोला जाता था? मीर अली के नाम से भी जाना जाता था। उसके बाबा के जो आध्यात्मिक गुरु थे हिंदाल के, जो उसके भाई थे, उसके यहाँ जाता है। घुमक्कड़ी जीवन व्यतीत करते करते पता चलता है कि उसकी पुत्री से ये शादी कर लेता है, हमीदा बानो। सोच लो, अपने गुरु के पुत्री से शादी कर लेता है। प्यार कभी भी कहीं भी हो सकता है भाई। तो हमीदा बानो से शादी कर लेता है, और इसके बाद उसी का पुत्र होता है महान अकबर। पता है 29 अगस्त 1541 ईस्वी को यह निकाह करता है। यह बात भी याद रखना भाई, निकाह का डेट जरूरी है ना, याद करना बहुत जरूरी है। तो 29 अगस्त 1541 ईस्वी को यह निकाह कर लेता है। इसके बाद पता है आपको, कालांतर में हमीदा बानो का जो बेटा होता है वह अकबर आज हमको देखने को मिलता है। अब थोड़ी सी हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, अभी सारी बातें इसको बताते हैं, कभी वापस आता है। लेकिन थोड़ी सी हम यहाँ पर जो बहादुर शाह है, जो शेर खां है, शेरशाह सूरी, बहादुर शाह नहीं भाई, बहादुर तो लास्ट में आता है। बहादुर शाह वो लास्ट मुगल रहता है, जब 1857 में उसको निर्वासित कर दिया जाता है अंग्रेजों द्वारा रंगून में। ठीक है, इसका नाम जो रहता है भाई क्या रहता है? शेरशाह। अब देखना, शेरशाह के बारे में थोड़ा सा जिक्र करेंगे, वैसे कल इसके लिए सेपरेट वीडियो लाएंगे। शेरशाह का जो जन्म माना जाता है भाई, शेरशाह का माना जाता है 1540 से लेकर 1545 तक ये शासन करता है। याद रखना है, 1540 से लेकर 1545 तक ये शासन करता है भाई, क्योंकि 1540 में भगा दिया जाता है बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं। अब ये दिल्ली आगरा पूरा लेकर शासन करता है। अब शेरशाह का जो जन्म मानते हैं, कन्फ्यूजन है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है बहुत सारे लोगों में। तो यह चीज़ें हैं, एक तो कई लोग मानते हैं 1486 को, और कई लोग मानते हैं 1472 को। तो जो भी मानिए, लेकिन जो मानक है यह वाला है, 1486 को उसका जन्म हुआ होता है। कहाँ? हरियाणा प्रांत जो हमारा राज्य है इस समय, वहाँ पर इसका जन्म हुआ था। नारनौल वाले जिले में किसके घर हुआ था बता देंगे। ये किसका पुत्र था? इब्राहिम
पुत्र इब्राहिम पुत्र हसन, हसन के घर हुआ था, हसन के घर जन्म हुआ था, के घर ये जन्मा था भाई, याद रखेंगे। इसका बचपन का नाम था फरीद खां। क्या नाम था? फरीद खां, फरीद खां। इसके पिताजी किसके संरक्षक थे? मतलब इसके पिताजी एक नौकर थे, जिनके नौकर थे, बाद में यह भी उनका संरक्षक बन जाता है, उनका देखभाल करता है। उनका नाम था, याद रखना है आपको, मोहम्मद 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 बहार खां लोहानी, मोहम्मद बहार खां लोहानी। मोहम्मद बहार खां लोहानी का यह संरक्षक बन जाता है, उनका रक्षा करता है। उसी बीच एक यह शेर को मार देता है, एक ही तलवार में उसका धड़ से अलग कर देता है। इस वजह से यह मोहम्मद बहार खां लोहानी था, इसका नाम रख देता है शेर शाह से शेर खां की उपाधि दे देता है। इसका बचपन का नाम याद रखना है, फरीद खां था, आपको बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। अब देखिए क्या होता है, शेर शाह 1540 ईस्वी में तो हुमायूं को भगा देता है, लेकिन इसके साथ भी एक दुर्घटना घटता है 1545 में। 1545 में इसके साथ एक घटना घटता है, दुर्घटना घटता है भाई। यह कलिंजर का किला होता है, कलिंजर का एक किला होता है, जिसके जो राजा होते हैं तीरथ सिंह होते हैं, तीरथ सिंह राजा होते हैं कलिंजर किले के। और इस कलिंजर किला को भेदना चाहता है, मतलब खरीदना चाहता था, एक तरह से जीतना चाहता था। अब जीतने के लिए चढ़ाई करता है। उसी समय एक तरह से कह लीजिए आग्नेयास्त्र होता है, जिसका नाम होता है उक्का आग्नेयास्त्र होता है। उसको चलाने में पता चलता है दीवार में लड़ गया, फिर उसी जगह उसे हाथ में फूट गया और 1545 ईस्वी में इसका देहांत हो जाता है। अब यह बात पता चलता है 1550 के आसपास में, 1550 के आसपास में किससे पता चलता है? हुमायूं को। अब 4-5 साल हुमायूं क्या करता है, अपना सेना गठित करता है। वो 1555 में आता है। जब 1555 में आता है भारत में, तो पता चलता है हुमायूं के शेर शाह के जो वंशज होते हैं वो राजपाट कर रहे होते हैं। तो लास्ट वाला जो युद्ध था मित्र, हमने बताया नहीं आपको, लास्ट वाला युद्ध जो जिसका नाम था सरहिंद की लड़ाई, उसे मच्छीवाड़ा के युद्ध के नाम से जानते हैं। जब आता है हुमायूं 1554 में हुमायूं आता है, तो उसमें पता चलता है 1555 के आसपास में एक लड़ाई लड़ता है। किससे लड़ता है भाई? तो बता देंगे आप, मच्छीवाड़ा की लड़ाई होता है, मच्छीवाड़ा की लड़ाई होता है, जिसे हम सरहिंद की लड़ाई कहते हैं, सरहिंद की लड़ाई कहते हैं। सरहिंद की लड़ाई में क्या होता है, जो शेर शाह के वंशज होते हैं उसे हुमायूं पटक पटक के मारता है, और मात्र 1 साल के लिए ही क्या पता है हुमायूं अपना गद्दी संभाल पाता है। 1556 ईस्वी में उसकी मृत्यु होती है सीढ़ियों से गिर के। याद रखना है 1 जनवरी 1556 ईस्वी को हुमायूं की मृत्यु होती है। कहाँ पे होता है? दीन पनाह भवन में, दिल्ली में स्थित है दीन पनाह भवन। यह क्या है? ये इसकी लाइब्रेरी है, जहाँ पे यह पढ़ा करता था। सोच लीजिए, इतने बहादुर राजा सीढ़ी से गिरे और इनका देहांत हो गया। तो एक इतिहासकार होते हैं जिनका नाम होता है एक इतिहासकार होते हैं जो कमेंट करते हैं इनके ऊपर कि एक इतिहासकार, इनका नाम होता है पूल लेन। क्या नाम होता है भाई? लेन पूल, सॉरी, पूल लेन हमको याद हो जाता है बार बार उल्टा पुल्टा, तो लेन पूल किसी भी तरह याद होना चाहिए बस। लेन पूल एक इतिहासकार होते हैं जो कहते हैं हुमायूं एक ऐसा बंदा था जो अपनी पूरी जिंदगी लड़खड़ाता रहा, ससुरा मार खाता रहा, इतना मार खाया, भाग गया पूरा का पूरा। फिर आया 5 साल बाद आया, जब पता चला शेर शाह की मृत्यु हो गई है, तो फिर वह राजपाट संभालता है, फिर सीढ़ी से गिर के मर जाता है। तो इनका कमेंट यह रहता है कि भाई ऐसा पर्सन था हुमायूं जो कि जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा, और लड़खड़ाते सच में लड़खड़ा गया और चला गया देश दुनिया से। अब हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम, जो इसकी बहन थी, हुमायूं नामा का जो रचना है इनकी बहन, जिनका नाम था गुलबदन बेगम, इनके द्वारा किया गया है, गुलबदन बेगम द्वारा किया गया है। हुमायूं एक ज्योतिषी में विश्वास करता था। हुमायूं एक पर्सन ऐसा था जो ज्योतिषी में विश्वास करता था। वह विश्वास मानिए, वह हर दिन एक सेट पहन के आता था, मतलब कि उसका जो भी राजा का कपड़ा रहता था, उसका पूरा लाल लाल है तो पूरा लाल लाल, पूरा हरा हरा है तो पूरा हरा हरा, मतलब हरी पगड़ी, हरा टी शर्ट, हरा पैंट, जो भी पहनता था राजा, हरा कोट, हरा शूज, मतलब इस तरह से 7 दिन वह 7 कलर के कपड़े पहन के आता था। 7 दिन अलग अलग कलर के कपड़े वो पहनता था, क्योंकि वो ज्योतिषी में बहुत ज़्यादा विश्वास रखता था। तो आपसे पूछा जा सकता है मुगलों में कौन सा ऐसा मुगल था जो 7 दिन अलग अलग कपड़े पहन के आता था प्रजा के सामने? तो आप बता सकते हुमायूं। मित्र यही था। कल हम किसका अगर कहेंगे इतना ही ज़्यादा था, इससे ज़्यादा नहीं है उसके बारे में, शेर शाह के बारे में। तो शेर शाह और हुमायूं दोनों के जिक्र हमने कर दिया। फरीद खां नाम था, यह बहुत बार पूछा जाता है। और कब मरा? 1545 में मरा।
इसलिए कहाँ मरा था बता दें, कलिंजर का किला जीतने मरा था। कीरत सिंह जिसके राजा हुआ करते थे, जीत नहीं पाया, लेकिन बाद में उसे उक्का नामक अग्निसात चलाते समय उसकी मृत्यु हो जाती है, और क्योंकि बम उसी जगह फूट जाता है। बाद में ये पता चलता है हुमायूं को, हुमायूं फिर से वहाँ से लौटता है, और बाद में खुशी मनाने के लिए वो लगभग 5 साल तक अपनी सेना का गठन करता है, और ये 1555 में 1554 के आसपास में यह आता है, अभी बोलता है, फिर से भारत पर आता है। तो वहाँ पर जो कमज़ोर शासक रहते हैं उसके एक वंशज होते हैं शेरशाह के, उसको हराने में उसको आसानी मिलती है, और सबको हराता है। मच्छीवाड़ा और शेर, मच्छीवाड़ा कहिए या फिर सरहिंद की लड़ाई कहिए, 1555 में हराता है, और 1556 1 साल के लिए आता है बंदा, और जो भी मौज मस्ती कर पाता हो किया अपना, और सीढ़ी से गिर के सुहा हो गया। फिर अब यहाँ से हम पढ़ेंगे अकबर, महान अकबर। अब कितना महान है अकबर हम बताएंगे। इसका एक हरमदल चलता था, इसकी धाय माँ थी, हरमदल चलाती थी अकबर की, और उस हरमदल में लाखों रानियां थी, इसकी रानियां खुद थी, और यह अलग अलग दिन, खुद सोचिए, ये एक अकबर ऐसा बंदा था, एक लड़की से जब एक गर्ल्स के साथ, एक लड़की के साथ ये रातें बिताता था, फिर उसके बाद उसको कभी ये देखता नहीं था, कभी अपने जीवन के लाइफ में कभी नहीं देखा। हर दिन किसी अलग अलग लड़की से, औरतों से इसका संबंध बनता चला गया। और इस धाय माँ पूरी की पूरी जो पूरा का पूरा धाय माँ जो थी, इस पूरे जो नरक था उसको जो चलाती थी। धाय माँ मरने के बाद इस नरक से अकबर को छुटकारा मिल जाता है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, एक तरह से उसकी सौतेली माँ थी धाय माँ। सारी बातें हम जिक्र करेंगे, हर एक चीज़ जिक्र करेंगे। आप बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करते रहिए, और सारे क्लासेस को रिवाइज करते रहिए। आपसे उम्मीद है कि आप अपने भाई को, बहन को, घर में जितने प्रशिक्षु हैं सबको जोड़ने का प्रयास करेंगे। यह केवल डीएलएड 3rd सेमेस्टर के लिए नहीं, आपको यूपी टेट में भी काम देगा। अगर इतना बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे हो तो उम्मीद नहीं है कि आप सुपर टेट भी नहीं फोड़ोगे। नमस्कार।